Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter An Empire Across Three Continents. My dear student, today we will read this chapter, and in this chapter the topic the early empire. This topic, the early empire, if you have remember your previous class where I have discussed about the early empire, I told you that it is easy for us when we will divide the history of Roman Empire into two parts. Roman Empire, it was divided in two parts. Then it is too easy for the historians and student also to study. What the two part? First part, that is early Roman, and second late Roman. I hope you have remembered where I told you about that. When I taught this topic in my previous class, I told you the era which divided into two parts, that was 3rd century. Third century. ये 3rd century, that was the era which divided into two parts. कहता है 3rd century plus before, that is called early empire, and after, that is called late empire. If you have remembered my previous class where I have already also informed you about what is the meaning of the principate and princeps. Principate, what is the meaning of principate? That's some important word which we discussed today. The principate, the word principate, and second word princeps, and one other word senate members. I hope you have remembered that when I told you that what is the bonding between senates and king. Senates, that was very interesting, and one other portion, that was army. They were the three main पिलर ऑफ द रोमन एम्पायर. ये तीन ऐसे थे जो रोमन एम्पायर के पिलर जाने आते थे. इनको रोमन एम्पायर के पिलर के रूप में आप समझ सकते हैं. इनके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी, उस पर चर्चा की थी. हमने कहा था रोमन एम्पायर को आसान है पढ़ने के लिए दो भाग में बांट के पढ़े, एक अर्ली रोमन एम्पायर और एक लेट रोमन एम्पायर. इनके डिवाइडेशन का क्या टाइम पीरियड है? तो कहते हैं इनके डिवाइडेशन का जो टाइम पीरियड है वो 3rd सेंचुरी BC. 3rd सेंचुरी, अगर 3rd सेंचुरी को माने तो 3rd सेंचुरी के पहले और 3rd सेंचुरी तक अर्ली, और 3rd सेंचुरी के बाद रोमन एम्पायर के रूप में ये जाना जाता है. और फिर हम लोगों ने बात की रोमन पॉलिटिक्स पे, रोमन की पॉलिटिकल कंडीशन पे, वेयर आई क्लियरली इन्फॉर्म यू अबाउट दैट कि रोमन एम्पायर में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी. रोमन एम्पायर कल्चरली बहुत रिच था. देयर वर द वेरियस डाइवर्सिटी इन रोमन एम्पायर, द वेरियस लैंग्वेज. द टू लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लैटिन एंड सेकेंड ग्रीक. आई होप यू हैव रिमेंबर कि ग्रीक कौन बोलता था और लैटिन कौन बोलते थे. मैंने आपसे कहा था कि ग्रीक जो
ईस्टर्न पोर्शन में थे, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के जो लोग थे वो ग्रीक भाषा का प्रयोग करते थे लिखने और बोलने में, और जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के थे वो लैटिन में लिखने और पढ़ने का काम करते थे। आई होप कि आप इन चीज़ों को पढ़े होंगे, इन चीज़ों को आपने रीड किया होगा और यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब फिर हमने एक और बात की थी, हमने कहा था कि दो साम्राज्य, देयर वर टू मोस्ट पावरफुल एम्पायर ड्यूरिंग दैट टाइम। फर्स्ट एम्पायर वाज द रोमन एम्पायर एंड सेकेंड एम्पायर दैट वाज द इरानियन एम्पायर। पार्थियन एंड ससानियन, two empires ruled in Iran. So their culture that was not so diverse, it was not so rich than Roman Empire. That area their language is only Persians or Arabic, but in the Roman Empire, the language, there are the various type of language used by the Roman peoples. और फिर हमने कहा था कि अगर भाषा के आधार पर बात करें, ये भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर बात करें, तो इनके बीच की एक सीमा रेखा है। ये सीमा रेखा क्या है? एक को मैंने कहा था त्रिपोलितानिया और दूसरे को मैंने कहा था साइरेनाका। त्रिपोलितानिया जो कि लैटिन भाषी थी और साइरेनाका जो कि यूनानी भाषी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एक, उन सभी के लिए जो भले ही अलग अलग भाषाएं बोलते हों, अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हों, लेकिन फिर भी वो सब एक ही राजा के अंडर में काम करते थे। दे वर अवेयर ऑफ दैट इवन आवर लैंग्वेज इज डिफरेंट, इवन आवर कल्चर इज डिफरेंट, बट वी आर ऑल गवर्न बाय वन एम्परर, रोमन एम्पायर। रोमन एम्परर वो कंट्रोल रखते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से रोमन पॉलिटिक्स में तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, पिलर है। व्हाट वाज द पिलर ऑफ द रोमन पॉलिटिकल सिस्टम? फर्स्ट द प्रिंसिप्स एंड सेकेंड दैट वाज सीनेट एंड थर्ड आर्मी, मिलिट्री। हियर वेरी इंटरेस्टिंग मैटर विद दिस टॉपिक दैट कि सीनेट के लोग, सीनेट के जो मेंबर थे वो लोग हमेशा राजा के प्रति, राजा से ज्यादा खुश नहीं रहते थे। इन द रोमन रिपब्लिक द सीनेटेरियल मेंबर्स दे ऑलवेज फ्यूरियस टू द किंग। व्हाई? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ आर्मी, विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री, किंग सप्रेस देयर ambitions. King suppressed their revolt when they against emperor. So there were the various books that was wrote by the senatorial members, senates, cabinet members. Always they tried to express that those king is good who treated senate and senatorial member as a genuine way, as a gentle way. But one line which is very important line given, read, कहता है कि judge, I mean to say that कि emperor were judged by how they behave toward the senate. The Latins, Roman historians survive in Greek and Latin were written by people Roman from a senatorial backgrounds. From these it is clear that emperor were judged by how they behave towards the senate. The worst emperor were those who were hostile to senatorial class, behaving with the suspicion or brutally and the violence. Many senators want to go back to the day and the republic, but most of have realized that this was impossible. आई मीन टू से दैट कि अब जो सीनेट का मेंबर है वो हमेशा एक बात लिखता है, वो राजा के बारे में कहता है कि वो राजा अच्छा है जो सीनेट के मेंबरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, और उन राजा की आलोचना की गई है, उनको क्रिटिसाइज किया गया है
जो राजा सीनेट के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते थे। किताबें भरी पड़ी हैं। देयर आर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच क्लियरली एक्सप्लेन अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ किंग। व्हाई? बिकॉज द पर्सनल, आई मीन टू से दैट कि जो उनका पर्सनल हित था, जो पर्सनल फेवर था उनका, अगर राजा नहीं करता था तो राजा उनके लिए बुरा होता था। और when राजा felt that they became ambitious and they conspired against them, they took very brutal and repressive action against them. कठोर और दमनात्मक कार्रवाई वो उनके साथ करता था। ये व्यवस्था, यही वो चीज थी जिससे सीनेट के लोग काफी त्रस्त थे, परेशान थे। सीनेट रिपब्लिक के समय सीनेट को खूब पावर थी, लेकिन जैसे एम्परर पावरफुल हुआ, सीनेट के पावर घटने लगे। आपके बुक में कहता है एक लाइन, बहुत अच्छी लाइन, आप उसको देखें तो कहता है कि मेनी सीनेटर्स अर्न टू गो बैक टू द डे ऑफ द रिपब्लिक, बट मोस्ट मस्ट हैव रियलाइज दैट दिस वॉज इम्पॉसिबल। कहता है कि बहुत सारे सीनेटर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने को तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटर इस बात जानते थे कि अब उस सेनेटर युग में जानना असंभव है। यहाँ एक बात हम लोग और पढ़े थे, हमने कहा था कि द फर्स्ट एम्परर ऑफ द रोमन एम्पायर, दैट वाज अगस्टस, हु फाउंड देयर स्टेट ड्यूरिंग 27 BC। 27 BC में उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की। वो पहला एम्परर था, उसने कभी भी अपने को एक्चुअल किंग के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया। He always uses himself as a princeps. That is what given here, princeps. First time I noted on the board. वो प्रिंसेप कहलाता था। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था वहां पे 27 BC, mind it, I am telling about 27 BC, but here the division of Roman history into two parts, the 3rd century AD. 27 BC, Augustus used the word for himself princeps, not the king, because he want to what कि समाज में, लोगों में एक मैसेज जाए कि राजा और सीनेट के साथ अच्छा संबंध है, बॉन्डिंग है। राजा नहीं, राजा एक प्रिंसेप्स है, एक सम्मानित नागरिक है, प्रथम नागरिक है रोमन साम्राज्य का। और यहां से बात की थी। फिर हमने बात की थी 3rd पार्ट पे, आर्मी पे। हमने कहा था कि जो रोमन साम्राज्य थी, रोमन साम्राज्य की दोनों चीजों पे बात की थी हम लोगों ने। वी डिस्कस ऑन बोथ द कंपटीटर्स, Iranian Empire and Roman Empire, where I told you that in Iranian Empire, what next to the emperor and senate, the other key institutions of the imperial rule was army. Unlike the army of its rival in the Persian Empire, which was conscripted army. What I am telling you, that during that time two most powerful empire, that was Iranian Empire and that was second was the Roman Empire. In the Iranian Empire it has also used army. In Roman Empire it has vast army. It has vast army and Roman Empire also. Both have army, but both condition is different. In Iranian Empire, army which was conscripted army, one word which is very important, conscripted army, a word used by the authors. In the Iranian Empire, army was conscripted army, but in Roman Empire, army was professionals. Everyone, young people, have to pay their service 25 years for Roman army. रोमन आर्मी के लिए अपने शुरुआत के 25 वर्ष तक उसको सेवा देनी पड़ती थी। रोमन आर्मी इसके लिए उन्हें सैलरी देती थी।
कहता है the army, the Roman had paid professional army where soldiers had to put in a minimum of 25 years of service. Indeed, the existence of paid army was distinctive feature of the Roman Empire. The army was the largest single organized body in the empire. 6 lakh army in Roman Empire during 4th century. You can assume how many army? 6 lakh, 6 लाख आर्मी रोमन एम्पायर में 4th सेंचुरी में थी और उनको सैलरी दी जाती थी. दे वर प्रोफेशनल आर्मी. यू कैन एज्यूम कि उनकी सिस्टम कितनी अच्छी रही होगी. कहता है कि एंड द सर्टेन हैड द पावर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ एम्परर. द सोल्जर्स would constantly agitate for better wage and service condition. These agitation often took the form of mutinies. कहता है कि रोमन एम्पायर की जो सेना थी, सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल निकाय के रूप में काम कर रही थी, एकल संगठित संस्था थी. इनके पास निश्चित रूप से सम्राटों के भाग्य को निर्धारित करने की शक्ति थी. सम्राट पावरफुल होता था इसी सेना की ताकत से. सैनिक बेहतर वेतन के लिए, एक अच्छे सैलरी के लिए, अपनी सेवा शर्तों के लिए सर्विस रूल, सैलरी के लिए वो कभी कभी आंदोलन भी किया करते थे. या यूं कहें कि फॉर द सैलरी एंड देयर सर्विसेज, सर्विस रूल्स, दे हैव टू व्हाट, अपने को म्यूटनी के रूप में, अपने को एक रिविलियन के रूप में कन्वर्ट करना एक सामान्य बात थी. वो आंदोलन क्या करते रहते थे. लेकिन यदि सैनिक अपने सेनापति और यहां तक कि सम्राट के द्वारा निराशा महसूस करते थे तो आंदोलन प्रायः सैनिक विद्रोह के रूप में कन्वर्ट हो जाता था. आई एम टेलिंग यू, सपोज द सोल्जर्स दे डिमांड देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर किंग and the king denied or king ignored them and their demands. The army became rebellion against king. Not king, the word army became against that system. That word is actual word. Because army always pay a high respect to their king. उसने high respect हमेशा दिया. कहता है आंदोलन जो सैनिकों के होते थे, यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना का जो तस्वीर हमारे सामने डाली गई, दिखाई गई, वो कौन लिख रहा था. दे वर द हिस्टोरियंस. इतिहासकारों ने ये बात तैयार की. और सीनेट के प्रति इतिहासकार, ये वही इतिहासकार थे जो सीनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे. यहां पे एक बात समझिएगा, लिखने का काम कौन कर रहा था. द वेरियस बुक कंपाइल्ड by the senators और senatorial members. बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे पत्र लिखे गए. लिखने का काम सीनेट के लोग करते थे. और इसीलिए ये लोग आर्मी की जो फिगर दिखा रहे थे वो कितनी सही थी, इस बात को आपको समझना चाहिए. कहता है कि इतिहासकार दो इनकी आर्मी के बारे में जो ये तैयार कर रहे थे, जो सीनेट के प्रति उनकी सहानुभूति रखते थे, सीनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती भी थी क्योंकि वह अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत था. विशेष रूप से 3rd सेंचुरी क्राइसिस के समय जब सरकार ने अपने बढ़े हुए खर्चों को कंट्रोल करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया और ये भारी टैक्स जनता को और सेनेटरी मेंबर्स को चुकाने पड़ते थे. क्यों? Here one more thing which is very important which you have to noted that the Senate or senatorial members, they belong to elite class family. They belong to prosperous family. If high tax impose on society, then directly they affected the senatorial members. They have to pay at any rate, at any cost, because if they denied, they were repressed by the king with the help of army. So that's why they wrote the condition of army. So that's why they fear it with army.
और यहाँ पे जब सरकार ने अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए जब टैक्स बढ़ाती थी तो भारी कर उनको लगाने पड़ते थे। अब यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे डिस्कस किया। जैसे क्या क्या हमने कहा कि रोमन एम्पायर में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। वो थी एक सम्राट, दूसरा था एलिट क्लास और तीसरा था आर्मी। ये 3 लोग महत्वपूर्ण भूमिका में थे। टू सम ऑफ द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द 3 मेन प्लेयर इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर. The success of individuals, emperors, depended on their control of the army, and when the armies were divided, the result usually was civil war, except for one notorious year 69 CE, when the 4 emperors mounted the throne in quick succession. The 4 emperors mounted the throne. The 4 emperors mounted in throne in quick succession. तुरंत तुरंत उत्तराधिकार मिला. And that is the very important fact which you have to note it. कहता है कि except one notorious year 69 CE, when 4 emperors mounted the throne in a quick succession, the first 2 centuries were one the whole free from civil war and in the sense relatively stable, either natural or adaptive, and even the army was strongly wedded to this principle. For example, Tiberius 14 to 37 CE, the second in the long line of Roman emperors, was not the natural son of Augustus. The ruler was founded the principate, but Augustus adopted him to ensure a smooth transition. मैंने आपसे यहाँ पे कुछ बातें शेयर की। मैंने कहा कि रोमन पॉलिटिक्स के 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स थे, आर्गन्स थे, प्लेयर्स थे, पॉलिटिकल प्लेयर्स के रूप में 3 लोगों के नाम आते। मैंने बात की, अगर आप यहाँ इस चार्ट को देखें तो मैंने कहा था प्रिंसेप्स, आर्मी एंड सीनेटरियल मेंबर्स। ये सीनेट, आर्मी और ये मेंबर, ये 3 लोग इसके महत्वपूर्ण रोल में थे। इन लोगों ने रोमन एम्पायर को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया। इन लोगों का रोमन पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण योगदान था। कहता है कि अगर अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पे डिपेंड थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध तक पहुंच जाता था, सिविल वार तक हो जाता था। सो फर्स्ट इट इज द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग that how he can control their army. If emperor was successful to control their army, there were no civil war. But he is unable to control them, the civil war situation introduced in their empire. और इसका परिणाम क्या होता था? सामान्यतः गृह युद्ध। और एक ऐसे वर्ष 69 ईयर्स को छोड़ के 69 AD को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, 4 एम्परर माउंटेन इन थ्रोन, दैट वाज द नोटोरियस डे 69 AD। कहता है ये 69 AD का सबसे नोटोरियस ईयर माना जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि 69 में एक के बाद एक 4 सम्राट गद्दी पे बैठ रहे हैं। और पहली 2 शताब्दियों में, फर्स्ट 2 सेंचुरीज, देयर वर नो चेंजेस, नो सिविल वार, कोई लड़ाई नहीं हुई, शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पारिवारिक वंशक्रम, हेरिडिटरी सिस्टम, किंग का लड़का किंग, किंग का लड़का किंग, उसके बाद ये सिस्टम चलता रहता था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता, चाहे वो पुत्र उनका एक्चुअल सन हो या हायर्ड सन हो, एडॉप्टेड सन हो।
यहां पे आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि आर्मी इस चीज को कभी नहीं क्लेम की कि लड़का राजा का एक्चुअल किंग है या एडाप्टेड किंग है। आर्मी नेवर इन फेवर ऑफ दैट कि व्हाट किंग डू, राजा किसे बनाता है। आर्मी बिकेम लॉयल टू देयर एम्परर। और यहां पे जो अपेक्षाकृत शांति बनी रही, सिंहासन के जो सिस्टम चल रहे थे वंशक्रम के आधार पे, हेरिडेटरी के आधार पे, उसमें जो सक्सेसरशिप थी, सक्सेशन था, राजा के बाद उसका लड़का, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का, भले ही राजा का एक्चुअल सन हो या एडाप्टेड है या हायर्ड सन हो। सबसे अच्छा इसका उदाहरण है टाइबेरियस का। टाइबेरियस 14 to 37 एडी में जो रोमन सम्राट बना, रोम सम्राट की लंबी लिस्ट में ये दूसरा था जिसने प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अगस्टस का ये अपना एक्चुअल पुत्र नहीं था। टाइबेरियस वाज नॉट द एक्चुअल सन ऑफ फाउंडर ऑफ प्रिंसिपेट अगस्टस। आफ्टर अगस्टस he mounted in throne their hired son। उसने गद्दी में बैठाया अपने हायर्ड सन को, टाइबेरियस को। टाइबेरियस उसका अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने उसे गोद लिया था। अगस्टस ने उसे अपना पुत्र मान लिया था। अगस्टस ने उसे अपना पुत्र मान लिया था। प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाला अगस्टस जो 27 BC में इस पूरे रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट था, उसका कोई एक्चुअल सन नहीं था। ऐसी स्थिति में सम्राट की जो प्रिंसिपेट थी उसकी पूरी व्यवस्था प्रॉपरली रन करती रहे, इसलिए उसने एक हायर सन, अपना एक क्या लिया, एडाप्टेड सन गोद लिया, एक पुत्र को, टाइबेरियस को, जो 14 to 37 एडी तक गद्दी पे बैठा। ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है कि आर्मी इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी कि राजा कौन बन रहा है कौन नहीं, राजा किसे राजा बना रहा है, इस चीजों में आर्मी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। हाँ, वो राजा के प्रति हमेशा लॉयल बनती थी। प्रथम 2 शताब्दी या फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। अगस्टस से टाइबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना आवश्यक प्रतीत नहीं लगता था टाइबेरियस को। वास्तव में अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय से प्राप्त हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजान का 113 to 117 एडी में चलाया गया, जिसके द्वारा उसने यूफ्रेटस रिवर के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने बाद में उससे छोड़ दिया था। What I am telling you, that external warfare was also much less common in the first 2 centuries. The empire inherited by Tiberius from Augustus was already so vast that the further expansion was felt to be unnecessary. In fact, the Augustine age is remembered for peace it ushered in after decades of internal strife and centuries of military conquest. The only major campaign of expansion in the early empire was Trajan's fruitless occupation of territory as the Euphrates. In the year 113 to 117 CE, abandoned by his successors. What I am telling you, that the time was the Trajans, except that the 2nd century that was became the very peace century. Trajan took a step to encroach the boundary of Roman Empire. Even the Augustus, they have very vast territories.
There is no need to expand their successor. So that's why Tiberius never overused their military power. But the Trojans, they took a step. ये व्यवस्था ट्राजान के समय चली, लेकिन बाद में इसका रिजल्ट क्या हुआ? ट्राजान के लोगों ने उसको छोड़ दिया। यहाँ पे कुछ और वर्ड हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, जैसे सिविल वार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल वार? सिविल वार रेफर टू द आर्म स्ट्रगल्स फॉर द पावर विद इन द सेम कंट्री इन द contrast to conflicts between different countries. Civil war was referred to armed struggle for power within the same country in contrast to conflicts between different centuries. That is the actual definition of the civil war. And you have to also read about the meaning of republic and conscripted. Both you have to read. What is the meaning of conscripted? कंस्क्रिप्टेड मतलब होता है कि जबरदस्ती जब किसी को सेना में भर्ती कराई जाए तो इस वर्ग को, उस समूह को, जो वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती, इसे कंस्क्रिप्टेड वर्ड कहा गया। आई होप यू रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू दैट द इरानियन एम्पायर दैट वाज द कंस्क्रिप्टेड आर्मी, बट रोमन एम्पायर दे वर प्रोफेशनल आर्मी। एंड मीनिंग ऑफ सिविल वार? सिविल वार का मतलब होता है गृह युद्ध, जो दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष है। जब आपके देश में आपके लोग सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करें, दैट इज कॉल्ड सिविल वार। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।